Can you hear me? Good evening, sir. हाँ जी। मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए होता है ना कि आप सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका मेजर टेस्ट भी हो गया है, तो नाउ वी आर बैक ऑन द ट्रैक। तो अब हम वही चीज फॉलो करेंगे कि आपका वैसे तो 12 चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में जिस दिन आपकी डाउट क्लास होती है ना, डाउट्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अब वैसे करंट के डाउट मैं लूंगा, लेकिन डाउट के अलावा कोई 11th का छोटा सा टॉपिक है ना, 11th का कोई भी एक छोटा सा टॉपिक, उसको हम रिवाइज करते रहे। अगर मैंने बताया था आपको, जैसे एक बार हमने डैम डॉट फोर डॉट, वैसे ही कुछ हीट एंड थर्मो वगैरह का ले लेंगे, है ना, कार्नोट साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस, जो रेयर टॉपिक्स होते हैं, पॉपुलर टॉपिक्स नहीं, जो रेयर टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस हम करते हैं, right? वो चीज हम फिर से फॉलो करें। एंड डाउट्स वही है, करंट के डाउट्स पहले होंगे, उसके बाद फिर कैपेसिटर्स के डाउट होंगे। तो होप कि इस अगले 2 क्लास में, वीक में आपके कैपेसिटर्स खत्म हो, है ना। तो देन वी कैन स्टार्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैपेसिटर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो फुल फ्लैश वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हम रेगुलर क्लासरूम में पढ़ते हैं, है ना। सारी चीजें, कोई भी चीज बिना छोड़े हुए हर चीजें हम डिटेल में पढ़ें, है ना। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक फुल ऑफ आवर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम लेके पूरी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस। ठीक है, तो वही चीज है कि थोड़ा सा डाउट्स क्लास को भी आप अटेंड करना, है ना। इवन इफ आपके डाउट्स नहीं भी हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ 11th के टॉपिक्स जरूर हैं। हर वीक, एवरी वीक 11th का छोटा मोटा टॉपिक क्या होगा, अब उस पर डिस्कस हो। रेयर टॉपिक्स जो, रेयर टॉपिक्स को मैं डिसाइड कर लूंगी कौन कौन से हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन स्टूडेंट उसको ज्यादातर अटेम्प्ट नहीं। चलो, आज जो हम पढ़ेंगे ना, वी विल स्टडी द सर्किट विद कैपेसिटर। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वी स्टडी द सर्किट विद कैपेसिटर, है ना। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद सर्किट विद रेजिस्टेंस के बाद हम जो चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी द सर्किट विद कैपेसिटर। राइट, किसी भी अगर कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो कुछ भी नहीं है, सर्किट विद कैपेसिटर्स में भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ वैलिड होते हैं। दैट इज फर्स्ट लॉ इज योर किरचॉफ करंट लॉ, है ना। और दूसरा जो लॉ होता है, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज, केवीएल केसीएल। तो सर्किट विद कैपेसिटर में भी किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा, उससे आपका वैलिड होगा। बस थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट हो जाएगा। जब हम कैपेसिटर में किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोलेटेड पार्ट, फॉर आइसोलेटेड पार्ट। अगर सर्किट में कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि आइसोलेटेड है, उसमें सारे चार्ज का सम क्या होगा, उससे आपका 0। और केवल तो हम जानते ही हैं कि सिग्मा डेल्टा वी का सम क्या होता है, जैसे कि आपका 0 होता है। और क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ, अगर कोई पाथ क्लोज्ड है, तो उसमें सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है, जैसे कि आपका 0 होता है। अब एक चीज है कि इसमें ड्रॉप एंड गेन कैसे हो, जैसे रेजिस्टेंस में हम ड्रॉप एंड गेन जानते हैं, वैसे सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा होगा, तो उसमें ड्रॉप एंड गेन कैसे होगा, एकदम आसान है। जैसे रेजिस्टेंस का कन्वेंशन आप ये यूज करते हैं कि अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट के अलॉन्ग ड्रॉप होता है माइनस आई, और करंट के अपोजिट क्या होता था, प्लस आई। तो करंट के अलॉन्ग ड्रॉप और करंट के अपोजिट क्या होता था, जैसे आपका गेन होता है, राइट। इसमें भी ऐसी है, कोई भी अगर कैपेसिटर है, तो उसमें प्लस माइनस तो ऐसे ही बना होता है। अगर ये कोई चार्ज कैपेसिटर है, तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल अगर नेगेटिव है, और टोटल चार्ज इसमें अगर क्यू है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इसमें भी ड्रॉप एंड गेन हम बता सकते हैं कि जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप जो होगा माइनस क्यू बाई सी से हो जाएगा, और जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो गेन हो जाएगा, और गेन किससे हो जाएगा, प्लस क्यू बाई सी। तो सिंपल चीज है, करंट के अलॉन्ग ड्रॉप, करंट के अपोजिट गेन। जब कैपेसिटर में प्लस से माइनस जाएंगे तो बी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, क्यू बाई सी से ड्रॉप हो जाएगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्यू बाई सी से क्या हो जाएगा, गेन। और पूरे क्लोज पाथ में ड्रॉप एंड गेन का सम क्या होगा, जैसे आपका 0। तो इस तरह से सर्किट विद कैपेसिटर्स में हम किरचॉफ करंट एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। एज फॉर एग्जांपल, लास्ट क्लास में तो सिंपल जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वो सीरीज एंड पैरेलल के थे, है ना। तो ऐसा सर्किट था जिसमें कि एक सिंगल लूप था, लेकिन आपके ना मल्टीपल लूप पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल,
एज एग्जांपल 1 अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे कि यहाँ पे कोई सर्किट विद कैपेसिटर, ये कोई रेजिस्टेंस, इससे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है ना, और इससे एक और बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, और बीच में एक और कैपेसिटर, बीच में इस तरह से और क्या लगा हुआ है, इसलिए आपको कैपेसिटर है ना, और ये कुछ ईएमएफ दी हुई है आपको कि इसका ईएमएफ है 15 वोल्ट, दिस इज योर 30 वोल्ट, और this capacitance is 6 microfarad, this is 3 microfarad and this is also 3 microfarad, है ना, ये कोई सर्किट है, और उसके बाद है सब स्टडी स्टेट में आ जाएगा। स्टडी स्टेट का मतलब जहां पे जितना चार्ज था सारा मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, अब फर्दर कोई चार्ज फ्लो नहीं है, तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड आउट, राइट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कि हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज, जो भी आपका आंसर आ रहा है मुझे आप मैसेज करें, अगर इस तरह से कनेक्ट करें तो हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा, प्लस माइनस। Just try to solve this question, then I will explain. Find the charge on each capacitor. कितना हो जाएगा इसमें? ये तो नहीं आ रहा बेटा दिव्यांश। हाँ विदुषी सही है, विदुषी आपका आंसर सही है, लेकिन बाकी एक आंसर सही है, दोनों आंसर सही नहीं आते, है ना, एक आंसर तो आपका सही है, तो ये बाकी भी सही आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या अपने ख्याल से, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी, है ना, कुछ कैलकुलेशंस में क्या होंगी, मिस्टेक्स होंगी, तभी ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ एक बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, है ना, इसमें 30 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, और देयर इज 3 कैपेसिटर्स of 6 microfarad, 3 microfarad and 3 microfarad, है ना, 3 कैपेसिटर्स हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है
है ना, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास इसमें भी दोनों मेथड होंगे। मुझे अगर ये निकालना है कि हर कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज है, तो वी हैव गॉट द टू मेथड्स। एक तो आपका हो जाएगा नोडल एंड दूसरा आपका हो जाएगा वोल्टेज इक्वेशन मेथड, है ना। कि जो दो मेथड्स होंगे, एक तो आपका हो जाएगा नोडल मेथड और दूसरा हो जाएगा वोल्टेज इक्वेशन। तो पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ वोल्टेज इक्वेशन मेथड, है ना, जैसे आपने रेजिस्टेंस में किया। पहले हम ट्राई करते हैं वोल्टेज इक्वेशन मेथड। जब आप इसको वोल्टेज इक्वेशन मेथड से ट्राई करोगे ना, तो कुछ चार्ज एज्यूम कर लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है 30 वोल्ट की बैटरी ज्यादा पावरफुल है ना, तो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस माइनस क्यू वोल्ट। आपको पता है कि प्लस माइनस क्यू का कुछ पार्ट यहाँ जा सकता है ना, कुछ पार्ट यहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे चार्ज आपने एज्यूम कर लिया Q1, है ना। तो आपको पता है यहाँ पे जो चार्ज होगा प्लस माइनस, ये आपका Q माइनस Q1। वही चीज हमने अप्लाई की किरचॉफ करंट में, है ना। कि आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है कैपेसिटर का, ये वाला पोर्शन, इसी को तो हम बोलते हैं आइसोलेटेड पार्ट। ये जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज ए आइसोलेटेड पार्ट। और आइसोलेटेड पार्ट का चार्ज कंजर्व रहता है ना, तो पहले जीरो था तो अभी भी जीरो होगा, और जीरो है भी। माइनस क्यू प्लस Q1 प्लस Q माइनस Q1 सबका सम जीरो हो जाए। उसी से मैंने किया है कि अगर यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q1 है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा Q माइनस, क्योंकि आइसोलेटेड पार्ट में सारे चार्ज का सम क्या होगा, बेसिकली आपका Q, है ना। कि चार्ज आइसोलेटेड पार्ट में से क्या रहेगा, बेसिकली आपका कंसेप्ट। तो एज्यूम कर लो आप। मुझे नहीं पता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, मैंने ऐसा एज्यूम किया कि 30 वोल्ट से जो अटैच होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पहला पॉजिटिव होता तो अगला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहेंगे। अगर कोई पोलैरिटी नहीं सही होगी तो आपका नेगेटिव आंसर। अब आपके पास टू अननोन्स है, तो किसी भी दो क्लोज लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लें। पहले मैंने ये वाला लूप चूज किया, जीरो ले लो यहाँ पे, तो ये हो गया। तो वाया दिस पाथ वोल्टेज में गेन हो गया 30, यहाँ पे प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस Q/3, और यहाँ ही प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस Q1/3। भाई जीरो से स्टार्ट हुए प्लस 30, प्लस से माइनस जा रहे हैं माइनस Q/3, प्लस से माइनस जा रहे हैं माइनस Q1/3, और जीरो से स्टार्ट होगा वापस जीरो पे आ रहे। कोई बात है कि कैपेसिटर में वोल्टेज गेन या ड्रॉप Q/C से होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं इससे, तो जीरो हो गया। वाया दिस पाथ हम चले गए 15, 15 का गेन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव से प्लस जाना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q माइनस Q1/6। ऐसे नीचे जाएंगे तो माइनस Q1/3, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इक्वल टू अगेन जीरो। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, क्या आपका आंसर आता है, व्हाट आंसर यू गेट, है ना। कि इसको सॉल्व करके आपका Q एंड Q1 के वैल्यूज आ जाएंगे। लेट मी चेक, कुछ आपके आंसर्स आ रहे थे, लेट मी वेरीफाई। अभी भी आंसर सही नहीं है बेटा, आप कुछ नोट गलत कर रहे हो। इसमें जो कैपेसिटेंस है ना वो 633 है, ना? आपको चार्ज निकालना है ना। आपको निकालना है कि हर कैपेसिटर के ऊपर स्टडी स्टेट में कितना चार्ज होगा। आप गलत ले रहे हो ना, 633 है वो, इसमें 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है आपके, मेरे ख्याल से डिस्प्ले में सही नहीं आ रहा है। 633 माइक्रोफैरड, है ना। इसलिए मैं वो शेयर करता हूँ स्क्रीन में, इसको मैंने शेयर नहीं किया, समझाना था इसलिए, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है मुझे बताओ, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। ये क्वेश्चन है, ऐसे कर देता तो आप एकदम सही कर देते। दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन, है ना। 633 30 वोल्ट 15 वोल्ट, आप सही आंसर है आपका। देव सिंह आपका आंसर सही है ना।
योर आंसर इज करेक्ट। सब लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। देव सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही है, 6 पे 0 आ रहा है। जो 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है उस पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बाकी दोनों पे कितना आ रहा है देख लो। 45 माइक्रोफैरेड है ना। किसमें आ जाएगा कि आपका जो क्यू आएगा इसको सॉल्व करके, है ना, क्यू भी 45 माइक्रोकूलम आ जाएगा। माइक्रोकूलम, माइक्रोफैरेड तो माइक्रोकूलम लेंगे, और Q1 की वैल्यू भी 45 माइक्रोकूलम है ना। कि Q1 दोनों क्या होंगे जैसे आपके 45 माइक्रोकूलम, तो Q माइनस Q1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इस पे 45 माइक्रोकूलम आ जाएगा, इस पे 45 होगा, इस पे 0 हो जाएगा। क्या आगे तो यही आपको करना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेके दो इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करके आप आंसर करें। और सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब ये प्लस माइनस सही, ये प्लस ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, इस पे तो चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी है ना। तो ये तो मेथड होता है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज इक्वेशन मेथड। इसी को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो मेथड है दैट इज योर नोडल एनालिसिस, है ना। किसको हम नोडल इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, सर्किट में कैपेसिटर में भी वी कैन अप्लाई द नोडल एनालिसिस। ये आपका 15 वोल्ट है, इससे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, है ना। किस तरह से क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर, ठीक है। दिस इज 15, दिस इज 30 वोल्ट, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 3 और ये 3 हो गया। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम जीरो एज्यूम कर लेंगे। इसका रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया जीरो, नोडल में से तो होता है। तो सबसे पहले हम क्या चूज करते हैं, रेफरेंस। अब इस जीरो के रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट हो गया, और इस जीरो के रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 15, है ना। जीरो प्लस 15, जीरो प्लस 30, ये जो जंक्शन है इसका पोटेंशियल आपको नहीं पता है, लेट एज्यूम दिस इज एक्स, है ना। और अभी मैंने जो बोला कि इसको एक्स लेके आपको पता है इस पोर्शन में इसका कोई बैटरी से कनेक्शन तो है नहीं, तो इस पोर्शन में सारे चार्ज का सम क्या होगा, जीरो। इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट, चार्ज कंजर्व रहता है। तो इस पोर्शन में सारे चार्ज का सम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे उसमें सिग्मा आई जीरो होती थी, इसमें क्या जीरो हो जाएगा, सिग्मा क्यू जीरो। और आइसोलेटेड पार्ट, है ना, कि आइसोलेटेड पार्ट में सारे चार्ज का सम क्या होगा, जीरो होगा। और कैपेसिटर में हम चार्ज इससे निकालते हैं, Q इक्वल टू C इंटू V। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो लिखते हैं हम V है, लेकिन V होता क्या है, जैसे आपका पोटेंशियल आप निकाल लो। ये 15 है, ये x है, ये 30 है, ये 0 है। तो अगर मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालूं तो x माइनस 15 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो ये चार्ज हो जाएगा 15 इन सॉरी 3 इंटू C इंटू V, x माइनस 15 प्लस यहाँ पे निकालू तो C तो इसका 6 है इंटू x माइनस 30 है। फिर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो प्लस इसका C3 है, x माइनस 0 है, और इस सब का सम क्या हो गया, 0। इस सारे चार्ज का सम इस आइसोलेटेड पोर्शन के क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज 15 आ जाएगी। एक बार x 15 वोल्ट आ गया फिर हो गया सब कुछ। ये x जो हो गया ये 15 वोल्ट आ गया, तो आपको पता है ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं ना। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 30 माइनस 15 इंटू 6, है ना। Q स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, जैसे कि आपका यहाँ से, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, ये 6 था, ये 3, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी गड़बड़ हुई होगी ना फिर, है ना। ये 3 इंटू, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें आते हैं ये x जो होगा
x माइनस 15 इंटू 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बाकी तो सही है ना। इसके हिसाब से x 15 आता है, x जैसे 15 आ गया तो 30 माइनस 15 इंटू 3, ये आपका हो गया प्लस माइनस 45 माइक्रो। जो हायर से अटैच्ड है वो पॉजिटिव होगा, जो लोअर से अटैच्ड है वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही 15 माइनस 0 इंटू 3 45 प्लस माइनस, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। तो जब भी कोई सर्किट विद कैपेसिटर आएगा तो दोनों मेथड आपके पास, दिस इज वोल्टेज इक्वेशन मेथड, इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लेंगे, और दिस इज नोन एज अ नोडल मेथड, इसी को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। जैसा आपने करंट में किया सेम हम किस में अप्लाई कर देंगे, जैसे कि आपके कैपेसिटर्स, जस्ट राइट इट डाउन। कैपेसिटर्स में हम इक्विवेलेंटली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ये सारे कंसेप्ट्स। तो ये आप सर्किट विद कैपेसिटर्स क्या करोगे, सॉल्व करोगे, है ना। हाँ मलिहा सही, आपका आंसर था 0 एंड 6, है ना, एंड 0 एंड 45 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आप देख लो, ये बार बार सर्किट विद कैपेसिटर में क्या होगा, यूज। So this is known as the circuit with capacitor. इस तरह से हम इसको ना, जो मेथड आपको सुटेबल लगता है उसको यूज करो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जिसको यूज करना है। ठीक है, ये हमने किया है। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे मतलब ट्राई करना है कि सिंपल हो जाए, जैसे लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कहीं भी हमने इस तरह की चीजें यूज ही नहीं की ना, तो सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट, अगर सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट है तो ऐसा कुछ भी यूज करेंगे, जैसा आपने किया था एकदम वैसे लास्ट क्लास में जैसे कर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है जिसमें मल्टीपल रूप के सर्किट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ तो काफी क्वेश्चंस तो हमने लास्ट क्लास में किए थे, है ना, वो भी आपने कर ही लिया था, 4 वोल्ट वाला भी, है ना, उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉल्व दिस क्वेश्चन, चार्ज फ्लो के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सिंपल सीरीज पैरेलल क्वेश्चन। जो भी आंसर आ रहा है मुझे मैसेज करो। ओके, कैपेसिटर में दो ही टॉपिक बच गए, डाइलेक्ट्रिक एंड आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन।
हाँ आंसर आए हुए हैं, लेट मी चेक। अरे बहुत आंसर आ गए यार, तो क्या कर रहे हो तुम लोग आज। अजीजुर रहमान आपका आंसर सही है। देवांश आंसर सही नहीं है। विदुषी आपका आंसर सही है ना। विदुषी आपका आंसर सही है। हाँ निमिषा सही है आपका आंसर। निमिषा आपका आंसर सही है। सही कर दिया, सही दिया आपने। थोड़ा सा ध्यान से करना होता है इसे। आई विल एक्सप्लेन देन यू कैन एबल यू बी एबल टू सॉल्व इट। चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आई विल एक्सप्लेन। ध्यान रखो। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था कि 60 वोल्ट 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। तो जब हम चार्ज ओपन था तो कुछ चार्ज था, स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होगा आपको ये बताओ। कुछ नहीं, देखो आप इसमें नोडल थोड़ा सा यूज कर लो। अगर ये 0 है तो यहाँ पे आपका 60 आ गया, और ये कितना आ गया 120 आ गया, ये भी 120। ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल दूंगा। 0 60 प्लस 120 आ गया, मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 120। तो सीरीज की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि सीरीज पे जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है वही इंडिविजुअल पे होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 × 2/8। यहाँ पे आपका 6/5 और चार्ज जो होगा Q = CV होता है, तो 6/5 × 120 है ना। 6/5 × कितना हो गया, इसलिए आपका 120 हो गया। तो ये कितना चार्ज है आपका 144 हाँ 144 माइक्रोकूलम। हाँ ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 144 माइक्रो। जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं निकाल सही। वैसे इक्विवेलेंट निकाल लिया और Q = CV 120 0। तो इससे Q की वैल्यू आ गई इंडिविजुअल कितनी है ना। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इस पोर्शन में तो चार्ज 0 है ना, -144 प्लस 144 नेट चार्ज इसके ऊपर क्या आ सके आपका 0। ये तो स्विच ओपन था तब ऐसा कि जो मैंने पोर्शन लिया है इसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ सकती है आपकी 0। जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे आप कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे ना तो ये 0 है, तो ये तो 60 हो गया, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। लेकिन यहां से तो एक पाथ आ गया ना कंडक्टिंग। तो अगर ये 60 होगा तो इस बी पॉइंट का पोटेंशियल भी 60 वोल्ट हो जाएगा, तो बीच में कुछ है नहीं। और जैसे 60 वोल्ट आ गया अब चार्ज चेंज हो जाएगा। आपको पता है
अब 120 और 60 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 120 माइक्रो, और यहाँ पे 60 0 इंटू 3, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 180 माइक्रो। अब दिक्कत हो, पहले क्या था, दोनों में चार्ज सेम था, 144 144 सीरीज में। जैसे आपने इसको करें कि एक पाथ डेवलप हो गया, तो एक अगर कोई पाथ डेवलप हो जाता है तो सीरीज, तो आपने बोला ये 60 है तो सीधे यहाँ पे 60 हो गया, तो ये चार्ज है प्लस माइनस 120 हो गया, और ये चार्ज आपका प्लस माइनस जो हो गया 180। अब देखो पहले जो चार्ज था वो ये यहाँ पे 0 था, माइनस 144 प्लस 140। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस 120 प्लस 180, तो 60 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो पहले 0 था, अब 160 माइक्रोकूलम, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो यहाँ पे इस गैप को तो छलांग लगा नहीं सकता ये, यहाँ से जंप कर नहीं सकता ये, तो एक ही पाथ पर। यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा ए टू बी होगा, और कितना हो जाएगा 60 में। तो आपका आंसर आ गया ए टू बी 60 में। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले और अब में क्या डिफरेंस, पहले क्या था और अब क्या है, उस दोनों का डिफरेंस से सारी चीजें क्या करते हैं, क्या आपका आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज, किस तरह से इसमें चार्ज है। तो ये थोड़ा सा सर एक बार दोबारा समझा दो। यार दोबारा समझा पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें कुछ भी नहीं है यार। पहले चार्ज था माइनस 144 प्लस 144 0, और अब जो चार्ज है अगर हम 60 यहाँ पे ले लें तो 120 माइनस 60 इंटू 2 120 इस पे आ गया, 60 माइनस 0 इंटू 3 180 इस पे। तो अब देखो पहले इस पे 0 था, अब यहाँ पे माइनस 120 और प्लस 180, अब यहाँ पे चार्ज 60 माइक्रोकूलम आ गया। तो पहले 0 था स्विच क्लोज करने के पहले, अब 60 आ गया, तो 60 तो यहाँ से मूव किया होगा, तो आपका जो आंसर आ गया वो 60 माइक्रोकूलम। हम हमेशा ऐसे करते हैं कि कोई एक पोर्शन ले लेते हैं पहले और अभी में डिफरेंस निकालो, जैसे आप डिफरेंस निकालोगे तो चार्ज ले लो। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे प्योर इलेक्ट्रॉन में, पहले क्या था और अब क्या था, उसका डिफरेंस से क्या होता है, जैसे आपका फ्लो। तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर, दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैंने बताया हमेशा कैपेसिटर्स जो है ना, कैपेसिटर सर्किट भी अपनी मर्जी से कुछ भी रूल नहीं बनाते, बल्कि जो रूल्स हैं उसको एग्जैक्टली हम फॉलो करते हैं। ये आपका आगे एक, इसके बाद हम आ जाते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन है आफ्टर क्लोजिंग स्विच, इसमें एक टर्म मिसिंग है, आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या होगा, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा सही होगा, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। आफ्टर क्लोजिंग स्विच व्हाट विल हैपन, मेरा सही आंसर है आपका। लेट मी चेक।
अजीजुर रहमान, इस बार आपका आंसर सही नहीं है। ना, ये सही नहीं है। अभी जो आंसर है वो दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ सही बात है, वो भी सही है आपका आंसर, ठीक बोला आपने। मतलब इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन सही हो सकते हैं, मुझे लगता है 2 ऑप्शन सही है इसमें, है ना। 2 आंसर इज करेक्ट। चेक करता हूँ, थोड़ा सा चेक करता हूँ मैं अभी। ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। और एक तो होगा ही, 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। निहारिका सही है आपका आंसर, है ना। हाँ दिव्यांश सही है आपका आंसर। कृतिका योर आंसर 1 ऑप्शन इज करेक्ट। दिव्यांश आपके दोनों सही है, सही। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी मच कंसेप्चुअल। है ना। जो ऑप्शन मुझे लग रहा है दैट इज ए एंड डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो मैं चेक करता हूँ। देखो क्या है, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, वही इसमें भी होता है, बिफोर आफ्टर, स्विच क्लोज करने से पहले एंड स्विच करने क्लोज करने के बाद। तो स्विच क्लोज करने के पहले हम लेते हैं, आपको पता है सी सी पैरेलल होंगे तो 2C हो जाएगा, और 2C सी के साथ सीरीज में स्विच ओपन, द स्विच इज ओपन। तो जब स्विच ओपन होगा तो इस पूरे का सी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2C/3, है ना। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सके आपका 2C/3, मतलब बैटरी से टोटल चार्ज जो गया होगा वो आपका गया होगा 2CE/3। 2C/3 सी इक्विवेलेंट हो गया इनटू ये आ गया। अब चार्ज कैसे कैसे होगा, जैसे 2CE/3 चार्ज गया, यहाँ पे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे चार्ज आ गया CE/3, यहाँ भी चार्ज कितना आ गया CE/3, हाँ, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में तो डिवाइड हो जाता है, दोनों का मिला के 2CE/3 होता है। और इसके साथ ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसके ऊपर तो चार्ज प्लस माइनस 2CE/3 है। तो जब स्विच ओपन था तो ये स्टेटस था, प्लस माइनस CE/3 प्लस माइनस 2CE/3, ये आपका स्टेटस। अब जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा क्या होगा, इस स्विच को अगर हम क्लोज कर दें तो व्हाट विल हैपन, क्या आपको लगता है इस स्विच क्लोज करने से क्या चेंज आ जाएंगे, है ना। व्हाट डू यू थिंक कि क्या होना चाहिए स्विच क्लोज करने के बाद, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस शॉर्ट होता था ना, वैसे कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो क्या आपका शॉर्ट हो। जैसे आप मोमेंट स्विच क्लोज करोगे, है ना, मोमेंट आपने यहाँ पे स्विच किया कि आपका क्लोज, है ना, नाउ स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज। जैसे आप स्विच क्लोज करोगे ना, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट,
शॉर्ट सर्किट होने का मतलब हो गया कि दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा, है ना, कि मोमेंट पहले तो चार्ज था इतना, अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। शॉर्ट हो गया तो मतलब इस सर्किट में इसका तो कंट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया। और जो भी चार्ज फॉलो करेगा वो इस बात को फॉलो कर लेगा। तो मतलब अब जो सी इक्विवेलेंट होगा स्विच क्लोज करने के बाद, उसमें वो वाला नहीं है, बल्कि सी इक्विवेलेंट सर्किट का जो होगा वो सिंपल 2C है ना, पहले 2C/3 था, अब सिंपल 2C हो जाएगा। तो अब जो चार्ज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 2C, हाँ, अब जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जैसे कि आपका 2CE, क्योंकि ईएमएफ तो एक ही। तो पहले C/3 था, अब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज हो गया ये हो गया प्लस माइनस C, और इस कैपेसिटर में जो चार्ज हो गया वो प्लस माइनस C, दोनों मिला के 2C डिवाइड भी तो होगा, इस पे जीरो चार्ज है ना। और थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, वैसे कोई पोर्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस पोर्शन में तो बैटरी से चार्ज आ रहा है ना, भाई बैटरी से कनेक्ट है तो इसके ऊपर चार्ज ही तो आ रहा है। तो पहले जो टोटल चार्ज था वो 2CE/3 था, अब 2CE है, मतलब चार्ज बढ़ा है ना, ऑफकोर्स कैपेसिटेंस कम हो गया, इसके हटने से कैपेसिटेंस अगर कम हुआ है, कैपेसिटेंस बढ़ा है, जो सीरीज था ना कैपेसिटेंस बढ़ा है, तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले 2CE/3 था, अब चार्ज 2CE हो गया, तो डिफरेंस इन चार्ज ही तो फ्लो होगा। तो जो चार्ज इसमें फ्लो होगा, चार्ज फ्लो कितना होगा, चार्ज फ्लो जो होगा वो आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा, इसलिए आपका बाद में चार्ज 2C था, पहले 2CE/3, तो जो चार्ज फ्लो होगा वो 4CE/3 है। और ये चार्ज कहां से आएगा, बैटरी से। तो बैटरी ने जो चार्ज फ्लो किया 4CE/3 किया, तो ऑप्शन डी इसका है। और चूंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज बाहर जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो ए एंड डी दोनों सही है, क्योंकि बाई चांस मल्टीपल करेक्ट आंसर आप क्वेश्चन आ गया है, तो फिर भी कंसेप्चुअल है ना। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, अटेम्प्ट, हमेशा कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करते हैं, बल्कि टू द पॉइंट एकदम, इसमें पहले इतना था अब इतना है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फ्लो, डिफरेंस ऑफ चार्ज विल, है ना। हाँ सही लिखा आपने, कैपेसिटर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे रेसिस्टेंस शॉर्ट होता है वैसे कैपेसिटर भी क्या होगा, वैसे कि आपको शॉर्ट, दिस इज द एग्जांपल नंबर, तो इस तरह से हम इसको सर्किट को एनालाइज करते हैं। आई विल कम टू द एग्जांपल नंबर 4, है ना, एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं कैपेसिटर्स के, तो कैपेसिटर इज द एंडलेस टॉपिक, हर टॉपिक की वैसे ऐसे ही होता है, स्पेशली कैपेसिटर में तो कंसेप्ट बताने को बहुत होता है। हाँ एक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, छोटा सा है वैसे तो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो आसानी से नोडल से आ जाए। इसमें कोई केवीएल केसीएल लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन, या नोडल लगा लो नोडल।
हाँ सही है, सही है, सही है आपका आंसर। हाँ जी रहमान, आपका भी आंसर सही है। देवांश, आपका भी आंसर सही है। फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। काफी आंसर आ गए हैं। चेक। सही होगा आंसर आपके। लेट मी चेक। हाँ सही है, विदुषी सही है आपका आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सी इक्वलेंट आपका सही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। सी इक्वलेंट तो 9 माइक्रोफेरेड आएगा ना। कई लोग सी इक्वलेंट सही नहीं निकाल रहे हैं, है ना? सर चार्ज ऑन C1 एंड C2 6 माइक्रोकूलम्ब है। ना ना, 6 कहाँ से आएगा? सर C1 36 36 और वो 72 है। और C3 पे 72। 72 है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैराड है। 9 माइक्रोफेरेड है। वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर हम निकाल लेंगे, है ना। एक में तो 12 होगा, बाकी में 6 6 हो जाएगा। बाकी में क्या हो जाएगा? 6। सही बात, सही है ना, काफी हद तक सही आंसर है ना। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, फटाफट बता देता हूँ आपको। देखो कुछ नहीं, इसमें आप नोडल से यूज करोगे तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ 0 ले लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 12 हो गया ना, ये भी 12 हो गया। यहाँ चार्ज तो ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस 72। अब ये 12 है और ये दोनों सीरीज में है ना, तो 6 6 सीरीज में होंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 36, और यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 में। भाई ये दोनों सीरीज में होंगे तो 6 6 सीरीज में होंगे तो 3 हो जाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस 12 है तो 36 हो गया। तो इक्विवेलेंट पे जो होता है वो इंडिविजुअल पे होता है, प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 36। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर है ये। सेकंड पार्ट में सी इक्विवेलेंट
तो आपको पता है ये दोनों सीरीज में है तो 3 हो गए, और ये 6 इसके साथ पैरेलल में है, 6 + 3 9 हो गया। वो जो 2 माइक्रोफैराड आप ला रहे हो ना, वो पैरेलल में रेजिस्टेंस वाला लगा, वो गलत है। इसलिए इन दोनों का तो आपने 3 बोल दिया, और 3 और 6 का निकाल के रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 2 माइक्रोफैराड, लेकिन कैपेसिटेंस में तो उल्टा होता है ना, तो 6 और 3 सिंपल ऐड होते हैं। तो सेकंड पार्ट आ गया। एसडी पार्ट, इसके क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप 12 ही है, इन दोनों का मिला के 12 है, तो इंडिविजुअल के क्रॉस 6 6 हो जाएगा। दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो इसके क्रॉस भी 6 होगा, इसके क्रॉस भी 6 होगा। इसके क्रॉस तो 12 है ही, इन दोनों का मिला के 12 है, तो 6 यहाँ ड्रॉप होगा, 6 यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल। तो सी पार्ट भी आ गया। ऐसे डी पार्ट में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी स्क्वायर होती है, तो सी इक्विवेलेंट आप 9 निकाल ही चुके हो। पूरे सिस्टम में पूछा, तो पूरे सिस्टम का पूछ रहा है तो सी इक्विवेलेंट 9 निकाल ही चुके हो, इनटू वी स्क्वायर है ना, ये आपका आंसर है। तो इससे जो भी आपका आंसर आ रहा है, आपका इतने माइक्रो जूल आ जाएगा, जो एनर्जी स्टोर होगी वो इतने के आ जाएगा जितनी आपकी माइक्रो जूल, माइक्रो कूलम्ब अगर है तो एनर्जी आपकी माइक्रो जूल है। तो सिंपली हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है ना, काफी हद तक सही आंसर है ना, ठीक है। थर्ड का 6 एंड 12 सही है ना, एनर्जी 648 आ जाएगा, सही बात। प्राची गुप्ता आपका आंसर सही है। इसको सॉल्व करके 648 माइक्रो जूल आ जाएगा, तो उसी को आपने लिखा है 6.48 इंटू 10⁻⁻, सही बात। निमिषा सही आंसर है, 648 माइक्रो जूल, सही बात। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एकदम सिंपल सी चीज होती है, कोई बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल चीज है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर सही देना है, आसान सा ही, लेकिन कंसेप्चुअली सही आंसर देना होगा। हाँ, let's solve this question. आपका आंसर ई के टर्म्स में है, एकदम केयरफुली करना है। आपका ई के टर्म्स में आंसर आएगा। सर पहले का है 2e एंड e/2। एक आंसर सही है, दूसरा आंसर सही नहीं। एक आंसर तो आपका सही है। सर 12 में 2e और 3 में e/2। नहीं, ये सही नहीं होता।
हाँ, कृतिका आंसर सही है आपका। योर आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। सही हो। सेकंड पार्ट का आंसर सही नहीं बता रहा हूँ कृतिका। बिल्कुल सही नहीं। हाँ, अजीजुर रहमान एक सही है, बाकी सही नहीं आ रहे आपके। वो भी थोड़ा सा गलत है अभी। कृतिका आपका अभी जो आंसर आया है थोड़ा सा गलत है। वो आप थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर रहे हो इसलिए आ रहा है। सर टोटल एनर्जी 3/7 है। ना, 3/7 नहीं। 3/7 इज नॉट करेक्ट। ना, सही नहीं है टोटली। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो थोड़ा सा ना ध्यान से देखना आप इसे बेटा। सब लोग एकदम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखो क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सॉल्व ऐसे होगा कि आपके पास एनर्जी स्टोर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर और एक होता है यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर बाय टी। एक तीसरा भी होता है, दैट इज द हाफ, जो क्यू ही हम लिखते थे। अब ये कब हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे। तो सिंपल सी है, ये बात हम तब यूज करते हैं जब वोल्टेज सेम रहता है। तो ये यूज करोगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये हम तब यूज करते हैं जब चार्ज सेम रहता है। ये हम तब यूज करेंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो पैरेलल में अगर V कांस्टेंट है तो पैरेलल में U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C आ जाए पैरेलल में। और सीरीज में अगर Q कांस्टेंट है तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल C आ जाए।
तो ये आपका सीरीज में हो गया और ये आपका और ये पैरेलल में और एक सीरीज में। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। कि जब ये पैरेलल में होंगे तो भी सेम होगा दोनों के क्रॉस, जैसे ये दोनों थे। तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब सीरीज में होंगे तो क्यू सेम रहेगा दोनों, तो यू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले तो एकदम सिंपल चीज है, ये ई है, इसने दिया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 6 है ये 12 है और यू सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कैपेसिटेंस डबल हो रहा है तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो अगर इस पे एनर्जी ई है तो इस पे एनर्जी 2 ई होगी, इसमें डाउट नहीं है। एक का आंसर आप सही कर लेते, दूसरे में 2 ई होगा, इसमें गड़बड़ होता है, इसमें एक किसी का आंसर सही था। और फर्स्ट ध्यान दो, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके इक्विवेलेंट 18 हो जाएगा ना, 6 एंड 12 पैरेलल में होंगे तो 18 हो जाएगा, और ये जो 18 है इस 3 के साथ सीरीज में होगा। और जब सीरीज होता है तो यू क्या होता है, 1/c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इन दोनों की मिला के एनर्जी अगर u1 है, इसकी एनर्जी अगर u2 है, तो u1/u2 की जो वैल्यू होगी वो c2/c1 की, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीरीज। u1 की वैल्यू इन दोनों की मिला के तो 3 ही होगी, u2 मुझे निकालना है, c2/c1, c2 ये 3 है और c1 इन दोनों का मिला के 18 है ना, तो यहाँ से u2 की वैल्यू आ गई। u2 की जो वैल्यू होगी वो आपका 18 ही होगी। तो इस पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो 18 ही होगा। किसी चार्ज और निकालने की जरूरत नहीं है, ना पोटेंशियल ड्रॉप, सीधे एनर्जी को कंपेयर कर दो। इसमें ऐसा क्या जाता है, भाई फॉर्मूला ये होता है, ये भी होता है। जब v कांस्टेंट होगा और पैरेलल में u c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब चार्ज कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। e 2 ही आ गया, फिर यहाँ पे 18 ही आ गया। तो टोटल सिस्टम में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, टोटल सिस्टम में जो एनर्जी होगी 18 2e एंड e, आपका 21 ही होगा। जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो 21 ई हो जाएगा। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि एनर्जी स्टोर कितना होगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या बोला गया है। हाँ अब आपका आंसर सही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला है कि कितना ये सप्लाई कर रहा है। 21 ही सही आंसर नहीं बेटा, इतना बोल रहा हूँ। क्वेश्चन के लैंग्वेज में भाई रीड करेक्ट क्वेश्चन है ना, तो लेट मी एक बार फिर से मुझे देखने भी दो ऐसे, है ना। एनर्जी स्टोर तो आ गया, मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एनर्जी सप्लाई। तो सप्लाई इतना थोड़ी होता है, कुछ हीट लॉस तो होता है, उसने आपने पढ़ा होता। सिंपल केस में अगर कोई सीवी एनर्जी सप्लाई कर रहा है कोई चार्ज, तो हाफ इसमें स्टोर होता है, हाफ एज ए हीट लॉस। आपने उसने प्रूव किया था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जो भी एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है सारा यहाँ पे स्टोर थोड़ी होती है, बल्कि हाफ स्टोर होती है, हाफ एज ए हीट डिसिपेट। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो तो आपका डेल्टा यू हो गया। जो हीट लॉस होगा वो भी आपका 21 ही हो जाएगा ना, बराबर तो होता है नॉर्मल केस में, है ना। तो जो टोटल बैटरी वर्क करेगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 41 है। तो आपकी आंसर है 2e 18e 41 और 42 ही, है ना। दोनों का सम जो होगा वो बैटरी कैटेगरी को बोलो, ये ध्यान रखना 42 ही होगा, क्योंकि आधा एज ए हीट लॉस भी तो होता है। तो बैटरी 42 ही सप्लाई। तो सिंपल हम इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो केयरफुल रहना उसके बारे में, जो क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमने इसको एनालाइज किया, है ना। ये आपका एग्जांपल नंबर 5। नाउ आई गो फॉर द एग्जांपल नंबर 6। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन कंसेप्चुअल है। कोई बड़े क्वेश्चन से उलझाने का पर्पज नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो अपने आप न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर, है ना। इस मेजर टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या आया था, आसानी तो था एकदम, किसी को कुछ था ही नहीं ऐसा, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था। मैं सेट नहीं करता, मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता हूँ, वो भी आप लोगों ने 11th में कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े इसलिए। आरडीसी वालों ने तो पूरा पढ़ लिया था, लेकिन साउथ वालों ने अभी नहीं पढ़ा है कुछ चैप्टर्स, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ता है ना। नहीं तो मैं तो प्रेफर करता हूँ जो बॉम्बे में पेपर हो रहा है वो सेम पेपर आपका,
अगर आपने 11th के पूरे चैप्टर कवर किए होते तो वही पेपर होता। कोई नहीं, जिन्होंने कर लिए वो बम्पर वाला पेपर देते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही आ जाएगा। सब पेस की तो स्टूडेंट है, कहीं से भी कोई भी पेपर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शेयर। थोड़ा सा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। हाँ, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा। हाँ, कुछ आंसर आ गए मेरे पास। हाँ, कृतिका सही है, पहले पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, दिव्यांश आंसर सही नहीं उठेगा। सेकंड पार्ट का आंसर सही नहीं बता रही हो। कृतिका सेकंड पार्ट का आंसर सही है। हाँ, आप सही है। कृतिका, अब आपके दोनों आंसर सही है।
हाँ आप सही है दिव्यांश आपका आंसर। आपका फ्राइडे को डाउट जो होगा वो करंट का होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। फ्राइडे को डाउट्स होंगे करंट के, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। मैं बताता हूँ आपको, है ना, क्योंकि टाइम भी अब बहुत कम है, तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे, है ना। क्वेश्चन ध्यान से करना, है ना। देखो इसमें क्या है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिख दिया है एक अलग सा, है ना। एक ग्रेड वाले क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, पूछा हो गया था आपसे एक और उसका पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब करने हैं ना, जैसे अगर ये सेपरेशन डी है सारे, है ना, ये भी सेपरेशन डी है, ये भी सेपरेशन डी है, और एरिया ए है, तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। अब ये तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तीनों पैरेलल होंगे। मुझे ऐसे पता चला पैरेलल, अगर मैं ए का पोटेंशियल V1 ले लूं तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका ही V1 हो जाएगा। अगर मैं बी का पोटेंशियल V2 ले लूं तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इसका ही V2 हो जाएगा। तो अब देखो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही तो है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। सबके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये तीनों पैरेलल होंगे, और अगर तीनों पैरेलल होंगे तो इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो 3C होगा, और 3C, एक C की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट A बाय B होगी। हम तो तीनों पैरेलल हैं, देखने में जैसे भी लग रहा है एक्चुअली में तीनों पैरेलल हैं। ऐसे भी आगे इस केस में अगर हम देखें कि अगर मैं इसका पोटेंशियल V1 लूं तो ये V1 हो जाएगा, ये V1 हो गया, और इसका पोटेंशियल मैं V2 ले लूं, ये भी V2 हो गया, और ये भी V2 हो गया। तो आप देखो एक V1 माइनस V2, एक V1 माइनस V2, ये एक्चुअली कोई कैपेसिटर है ही नहीं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर पैरेलल हैं, तो दो कैपेसिटर पैरेलल होंगे तो उसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C हो, मींस ये आपको हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय। ये तो एक ही प्लेट है एक्चुअली, है ना। अगर एक ही वायर से कनेक्टेड है तो ये दो प्लेट अलग अलग है, एक ही प्लेट, दोनों का पोटेंशियल क्या है आपका सेम। तो इसका 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसका इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा सेम है, ऐसे सोचोगे तो आ जाएगा। जैसे ये V1 है, अगर मैं इसके पोटेंशियल को ले लूं V डैश को, तो वायर दिस पाथ ये पोटेंशियल V डैश हो जाएगा। तो अगर ये V1 माइनस V डैश है, ये भी V1 माइनस V डैश है, ये दोनों पैरेलल हो गए, और ये दोनों पैरेलल के साथ ये सीरीज में आ जाए, ये कोई पोटेंशियल V2 हो जाए। तो एक्चुअली इसके इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो ये इक्विवेलेंट ऐसा बन जाएगा, ये दो कैपेसिटर पैरेलल, है ना, ये दोनों ऊपर वाले, है ना, भाई ए टर्मिनल ये था, इससे दो कैपेसिटर पैरेलल, यहाँ का पोटेंशियल V डैश ले लिया, और V डैश के आगे ए प्लेट आ गई, है ना, और यहाँ पे V2 आ गया।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं अनम्यूट था। अब आ रही है? यस सर। हाँ वो अनम्यूट हो गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसा बना सकते हैं, तो ये 2c/3 आ गया। और जो पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, सेकंड क्वेश्चन, उसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसा बना सकता हूँ, वो 3c/3। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द डायलेक्ट, डायलेक्ट्रिक से हम कंटिन्यू। तो इस सब चीजों को आप थोड़ा सा रिवाइज करो, एंड इट विल टेक मोर 2 more क्लासेस। 2 और क्लासेस रहेंगे जिसमें कैपेसिटर्स के होंगे। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय सर। Bye.